Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। 4 आईएएफ पायलट्स जो कि गगनयान मिशन का पार्ट बनने वाले हैं, इनके नाम यहाँ पर डिस्क्लोज हो गए हैं। देखिए, इंडिया ने डिस्क्लोज कर दिए हैं 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम, जिन्हें डेजिग्नेट किया जा रहा है फॉर दी गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए, जो कि शेड्यूल हो चुकी है 2025 में लॉन्च होने के लिए। ये यहाँ पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में इनके नाम यहाँ पर डिस्क्लोज किए गए। और ये जो सिलेक्टेड एरोनॉट्स हैं, बहुत सारे सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू बहुत सारे लोगों के बीच से सिलेक्ट होकर ये 4 लोग यहाँ पर आए हैं, जो कि हैं इंडियन एयरफोर्स के पायलट, जिनका नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये 4 लोग होंगे जो कि इतिहास यहाँ पर रचने वाले हैं। इनकी इनिशियल ट्रेनिंग को कंडक्ट किया गया था रशिया में, और फ्यूचर ट्रेनिंग इनकी कंडक्ट की जाएंगी इसरो के बेंगलुरु सेंटर के अंतर्गत, जहाँ पे आगे आने वाले मिशन के लिए इन्हें तैयार किया जाएगा। गगनयान मिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडिया की जो इंडिपेंडेंट कैपेबिलिटी है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को एग्जीक्यूट करने की लो अर्थ ऑर्बिट में, उसको बताएगा। साथ ही ये कहीं ना कहीं विश्व में एक मैसेज भी देगा कि इंडिया अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है व्हेन इट कम्स टू स्पेस मिशंस। अलॉन्ग विद दैट, इसरो ने एक और बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर अनाउंस करी है कि 2040 में ये एक और मिशन यहाँ पर भेजेंगे, जिसके अंतर्गत मून पर भी अब लोगों को भेजा जाएगा। इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गगनयान मिशन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैपेबिलिटी यहाँ पर तैयार किया गया है, डेमोन्स्ट्रेट किया गया है इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को कि ये यहाँ पर मेंबर्स को ले जा सकता है इनटू ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड 400 किलोमीटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर अ 3 डेज मिशन। ओके, महत्वपूर्ण हो जाता है। आई होप आपको गगनयान मिशन के बारे में बाकी सारी डिटेल पता होगी, सिंस वी हैव डिस्कस्ड इट मल्टीपल टाइम्स। सो व्हाट ऑल यू हैव टू डू, आप इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर आपको गगनयान मिशन के बारे में और भी डिटेल में चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, और हम बात करने वाले हैं 10,000 जीनोम्स प्रोजेक्ट के बारे में। महत्वपूर्णता समझिए क्या डिस्कस कर रहे हैं। एक कंप्लीशन हो गया है 10,000 जीनोम मैपिंग अंडर द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंडिया के लिए, जब वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस डेटाबेस यहाँ पर तैयार करना चाहता है होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। बात करें जीनोम सीक्वेंसिंग की, तो पहले समझ लीजिए इसे स्टार्ट किया गया था 2020 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इसरो के द्वारा, ताकि इनका एक उद्देश्य फिक्स करा गया कि 10,000 जो इंडियन जीनोम है इनकी सीक्वेंसिंग की जा सके। ऑब्जेक्टिव क्या था, देखिए 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन आपके पास है, वेरिएशन है, अलग अलग रेस एथनिसिटी के लोग आपको देखने मिलते हैं। इसके लिए इंडियन जेनेटिक वेरिएशंस को प्रेडिक्ट करना और डायग्नोस करना इनका मुख्य उद्देश्य था। साथ ही 20 इंस्टीट्यूशन से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूट इसके अंतर्गत शामिल हुए थे, जिन्होंने इस सैंपल को कलेक्ट किया है और इस पूरे डेटाबेस को तैयार करने में मदद करी है। इम्पॉर्टेंस क्यों है, बायोटेक की एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप एग्रीकल्चर की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, डिजीजेस की बात करें, ऐसी बहुत सारी डिजीज जो आपको जेनेटिकली देखने मिलती हैं, उनके पैटर्न को समझना, क्यों रिकरेंस हो रहा है इनको सुलझाना, और क्या पैटर्न है, क्या सीक्वेंसिंग है, इन सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना डायबिटीज़ और कैंसर जैसी बीमारियों के आगे आने वाले रिसर्च के लिए भी ये जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो भारत ने ये माइलस्टोन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, राइट। अब नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है। तो देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग की अगर हम बात करें तो एक कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन है, जिसके अंतर्गत आपका जो डीएनए के अंतर्गत जो इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसकी बात करें। बेसिकली जब आप बात करते हैं तो सीक्वेंसिंग को डिटरमाइन किया जाता है 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस के आधार पर, जिन्हें हम बोलते हैं ACGT, विच इज़ दी एडेनाइन, साइटोसाइन, गुएनाइन और थाइमीन। भारत में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन आपके पास है, ऐसे में बहुत सारा आपको जीनोम सीक्वेंसिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो करा क्या जाता है, ये जो डीएनए है
इसके अंतर्गत जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होते हैं ताकि डेवलपमेंट, फंक्शनिंग और मेंटेनेंस जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनको किया जा सके। जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल। साथ ही एनेबल करता है रिसर्चर्स को कि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि कोई भी स्पेसिफिक जीन किस तरीके से है, क्या उसमें वेरिएशन देखने मिले हैं, क्या पोटेंशियल एसोसिएशन है विद द ट्रेट्स ऑफ पर्टिकुलर डिसीज, और भविष्य में इससे रिलेटेड क्या चेंजेस लाना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको जीनोम सीक्वेंसिंग का पार्ट देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम इसकी प्रोसेस को समझें तो सिंपल है। सबसे पहले सैंपल्स को कलेक्ट किया जाएगा, दैट मीन्स ब्लड सैंपल कलेक्ट करना। यहाँ से ब्लड से टिश्यू से, इन सभी से, बायोलॉजिकल मैटर से डीएनए को निकालना, मतलब सेकंड प्रोसेस हो जाएगी आपकी डीएनए एक्सट्रैक्शन। थर्ड बात करें तो लाइब्रेरी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। फिर सीक्वेंस किया जाता है, डेटा एनालिसिस किया जाता है, एनोटेशन किया जाता है, और इसी के साथ तैयार होता है आपका जीनोम बैंक। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं सिमलीपाल सीक्स मोर फीमेल टाइगर्स फ्रॉम द अदर रीजन। कारण क्यों? पूरा का पूरा कंसर्न है एक जो सीजिएबल नंबर ऑफ सूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स हमें सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में देखने मिल रहे हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, और इन्होंने एनटीसीए को एक लेटर भी लिखा है कि भाई आप कंसीडर करिए और फीमेल टाइगर्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करिए इस लैंडस्केप एरिया में, ताकि ये जो सूडो मेलानिस्टिक प्रॉब्लम है जिससे यहाँ के टाइगर्स सर्वाइव कर रहे हैं, जो यहाँ पर एक ऑनगोइंग कंडीशन है, उसको हटाया जा सके। जो इशू है इन ब्रीडिंग का वो ख़त्म किया जा सके, ताकि जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पर हो। अदरवाइज एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर केवल और केवल सूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स भी आपको देखने के लिए इस पूरे के पूरे क्षेत्र में मिलेंगे, जो कि विश्व में और कहीं नहीं पाए जाते। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इज सूडो मेलानिस्टिक टाइगर। तो सूडो मेलानिस्टिक टाइगर्स की बात करें तो इन्हें रेफर किया जाता है बंगाल टाइगर्स के द्वारा, जिनकी जो स्ट्राइप्स होती हैं ये डेंस होती हैं, क्लोज स्पेस्ड होती हैं, टॉनी बैकग्राउंड होता है, डार्क होती हैं, और कहीं ना कहीं दूर से देखने में ब्लैक टाइगर जैसी फीलिंग दे देती हैं। सो ये बेसिकली ये जो टर्म है सूडो मेलानिस्टिक, तो ये रेफर ही की जाती है अपीयरेंस ऑफ अ डार्क टाइप ऑफ कोट। आप यहाँ पर देखिए, ऐसा यूजुअली टाइगर्स में मैं नहीं देखने मिलता कि बहुत ही क्लोज विसिनिटी में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डार्कर कलर के आपको देखने मिलेगा। क्यों? अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, इसको हम सूडो क्यों बोल रहे हैं? सूडो का मतलब एक तरीके से हो जाता है नकली, ऐसा लगने जैसा, है ना। अब ये घटना जो यहाँ पर हो रही है इसका कोई लेना देना नहीं है बिकॉज ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट, जो कि यूजुअली मेलानिस्टिक एनिमल में देखने मिलता है। जो भाई जितना ज़्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा उनका डार्क स्ट्रक्चर, जैसे ब्लैक लेपर्ड, उसकी वजह से है। बल्कि सूडो मेलानिस्टिक जो होता है ये यूजुअली हमें देखने के लिए मिलता है सम म्यूटेशन, ड्यू टू सम म्यूटेशन, ये कंडीशन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाती है, जो कि टिपिकली दूर से एक जेनेटिक इशू है, जीन्स म्यूटेशन की वजह से ये देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि इसका कोई लेना देना एग्जैक्टली मेलानिज्म से नहीं है, इसीलिए हम इसे सूडो मेलानिस्टिक टर्म भी बोल देते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है। साथ ही आपको याद होगा कि जब हम सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर रहे हैं, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, हम बात कर रहे हैं नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ उड़ीसा के बारे में। 1956 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना था, और वहीं बात करें तो 1973 में टाइगर रिजर्व का दर्जा इसे मिल गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिमलीपाल को डिक्लेयर कर दिया था बायोस्फीयर रिजर्व 1994 में, और साथ ही यूनेस्को ने इस नेशनल पार्क को इंक्लूड किया था बायोस्फीयर ऑफ रिजर्व में इन 2009। दीज आर फ्यू फैक्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। बात देखिए इस आर्टिकल में क्या की जा रही है। बहुत ही छोटी सी चीज़ है, हम पहले भी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के बारे में पढ़ चुके हैं। सिर्फ मैं आपको इस आर्टिकल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, ये क्या बोल रहा है, रेस्ट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये जो स्टैटिक्स है, मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करी थी, जो इसको कंडक्ट किया गया था 2022 से लेके जुलाई 2023 के बीच में, जो कि हाउस होल्ड कंजम्पशन जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसके बारे में बताती है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला सिग्निफिकेंट सर्वे डेटा है जिसको रिलीज किया गया है सिंस 2011-12 से, जो कि ग्राउंड रियलिटी के बारे में बता रहा है। अब आप बोलेंगे इसके पहले भी तो सर्वे आया था 2017-18 में, वाई देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट। देखिए, वहाँ गवर्नमेंट ने बोला था कि क्वालिटी इशू हो सकता है इस रिपोर्ट में। कारण
ये वही टाइम पीरियड है 17-18 का जब डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था, जब गुड्स ऑफ सर्विसेज टैक्स भी आ गया था हमारी इकोनॉमी में। उसी के बाद 2022-23 की अगर आप बात कर रहे हैं तो पोस्ट पैंडमिक की रीजन आ गया, फिर पोस्ट पैंडमिक की रीजन आ गया, जिसकी वजह से जो कंजम्पशन है ये बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हो गया था। ऑलराइट, और इसी की वजह से ये जो डेटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो MPCE है विच इज़ द मंथली पर कैपिटल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, ये बढ़ गया है भारत में। अगर हम सिटीज़ की बात करें तो ये 3,510 रुपये हो चुका है, और रूरल इंडिया में 2,008 रुपये से अगर हम बात करें तो ये सभी बढ़ गए हैं 33%, और ये बढ़ गया है 40.4% 2011-12 के डेटा से, विच मीन्स इट इज़ इंडिकेटिंग कि कहीं ना कहीं भारत में जो एक्सपेंडिचर है वो बड़ा है, विच मीन्स आप देखेंगे तो जो लोगों की कैपेसिटी है खर्च करने की वो बड़ी है, दैट मीन्स पॉवर्टी कम हुई होगी, इनकम यहाँ पर बड़ी होगी। सो दिस इज द बेसिक डेटा अबाउट दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। सिंस वी हैव डिस्कस्ड इट मल्टीपल टाइम तो मैं इसको यहाँ पर स्किप करूँगी। अगर आपको इसका डिटेल डिस्कशन पढ़ना है तो आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको इसके बारे में बहुत ही डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। चलिए बात करते हैं ग्रीन इलेक्शन इन इंडिया। एक ग्लोबल कम्युनिटी ग्रैपल कर रही है विद द क्लाइमेट क्राइसिस, जहां हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ह्यूमन स्फीयर में। ऐसे में जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने भी हाईलाइट किया है एनवायरमेंटल कंसर्न को एसोसिएट विद द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जिनको इलेक्शंस के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम इको फ्रेंडली इलेक्शंस के लिए काम करें, जिसके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है श्रीलंका और एस्टोनिया ने, जहाँ पर उन्होंने एनवायरमेंटली कॉन्शियस इलेक्शन करवाए। और इंडिया से भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत पॉपुलेशन होने की वजह से, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की वजह से कुछ इस तरीके से इंडिया की तरफ भी देखा जा रहा है कि क्या इंडिया अपने आने वाले इलेक्शन में इन्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करेगी या फिर नहीं। चलिए एक ओवरलुक लेते हैं एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को लेकर। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें इलेक्शन में, इसको यूजुअली ना अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है, मतलब नो वन इज इवन टॉकिंग अबाउट कि भाई इलेक्शन में कितना ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आ जाता है। फॉर एग्जांपल 2016 के अगर हम US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो इसके अंदर कैंपेन हुई थी, फ्लाइट इक्विवेलेंट कार्बन फुटप्रिंट हमें देखने मिला था। दैट मीन्स जो 500 अमेरिकन, अगर हम बात करें हैं तो 500 अमेरिकन कैंडिडेट्स जो यहाँ पर आए हैं, केवल उनके द्वारा इतना ज़्यादा एमिशन किया गया था। ट्रेडिशनल इलेक्शन की जो मेथड है ये यूजुअली रिलाई करती है पेपर बेस्ड मटेरियल पर, एनर्जी इंटेंसिव रैलीज पर, बहुत सारे आइटम्स को डिस्पोज कर दिया जाता है जो कहीं ना कहीं बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, रिजल्ट इनटू ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट होती है, बट नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। जब आप इंडिया की बात कर रहे हो, मिलियंस ऑफ वोटर्स हैं, लार्जर पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, ऐसे में इनका जो इम्पैक्ट है ये भी बहुत बड़ा है। तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि हम शिफ्ट हों? तो प्राइमरी सोर्स समझिए, रिसर्च ने आइडेंटिफाई किया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वोटर्स का, जो लॉजिस्टिक है फ्रॉम पोलिंग बूथ टू अ प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन इमिशन, ये हमें इलेक्शन में देखने मिलता है। दूसरा, जो पोलिंग बूथ को रन करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है वो। तीसरा बात करें डिजिटल वोटिंग सिस्टम, हालांकि रिड्यूस कर सकती है कार्बन फुटप्रिंटिंग को बाय 40% जब आप पेपर बेस्ड का इस्तेमाल कम करेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें, ग्रीन इलेक्शंस को लाना अपने आप में चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हमारे सामने बहुत आते हैं। एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डिजिटल बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वोटिंग अभी हमारे यहाँ प्रमोट नहीं हो रहा है, स्पेशली इन दी रूरल इंडिया। साथ ही एक और बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है कि साइबर सिक्योरिटी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे आपको पता है उसके लूप होल्स भी आ जाते हैं। ऐसे में ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि नहीं भाई पेपर्स का इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा, बात करें फाइनेंशियल बैरियर्स के बारे में, तो इको फ्रेंडली मटेरियल और टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ पैसा भी आता है, राइट। ऐसे में फाइनेंशियल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं जो गवर्नमेंट्स को देखने पड़ते हैं। इस हर्डल को आगे निकालने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है, एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस को लाना होगा और इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है। कल्चरल और बिहेवियर शिफ्ट लाना भी ज़रूरी है। वोटर्स की फिजिकल प्रेजेंस जो बूथ पर है
ये यहाँ पर बिहेवियरल चेंज के साथ चेंज की जा सकती है, पब्लिक स्पेक्टिज्म को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, वोटर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना होगा। कुछ ऐसी विधियां भी लानी होंगी जिसकी वजह से आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जा सके, ताकि वोटिंग का जो प्रोसेस है उसमें इंटीग्रिटी देखने के लिए मिले। ऐसा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भारत में 2019 का केरल इलेक्शन। केरल स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पार्टीज को बोला है कि सिंगल यूज प्लास्टिक मटेरियल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। केरल हाई कोर्ट ने बैन कर दिया कि किसी भी प्रकार का फ्लैक्स नहीं लगाया जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, और जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं जैसे वॉल ग्रेफिटी, पेपर पोस्टर, ठीक है, इनका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल। साथ ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ कोलैबोरेशन भी किया गया ताकि ग्रीन इलेक्शंस को इंश्योर किया जा सके। इलेक्शन वर्कर्स को अपॉइंट किया गया ताकि ये सारी चीज़ों को मेंटेन किया जाए। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है गोवा। 2022 का जो असेंबली इलेक्शन यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर गोवा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया इको फ्रेंडली इलेक्शन बूथ, जहाँ पर सिंगल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को लोकल आर्टिशियंस के द्वारा बनाया गया और उन्हीं का इस्तेमाल हुआ। इसी तरीके का तीसरा एग्जाम्पल है श्रीलंका का। श्रीलंका में भी वर्ल्ड का पहला कार्बन सेंसिटिव एनवायरनमेंट फ्रेंडली इलेक्शन कैंपेन हुई, जहां पर कार्बन एमिशन बहुत कम हुआ, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने की बात की गई, पब्लिक पार्टिसिपेशन यहाँ पर करवाया गया, ट्रीज को प्लांट करवाया गया, जो कि इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा ही एक और हमें देखने मिलेगा एस्टोनिया, जहाँ पर डिजिटल वोटिंग ऑनलाइन ऑल्टरनेटिव्स को यहाँ पर चालू कर दिया गया ताकि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी देखी जा सके। सो पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट, वोटर्स, मीडिया, सिविल सोसाइटी, इन सभी को एक साथ आना होगा ताकि ग्रीन ट्रांजिशन किया जा सके। अलॉन्ग विद दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ मोरल कोड या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर लाना होगा ताकि इस तरीके की चीज़ों को दूर किया जा सके, जैसे कैंपेन थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और डोर टू डोर, रिड्यूसिंग एनर्जी इंटेंसिव पब्लिक रिलीफ, एनकरेज करना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करने के लिए, इंसेंटिवाइज कर दीजिए, रिप्लेसमेंट करना प्लास्टिक जो है उसको पेपर बेस्ड मटेरियल के साथ या जो भी एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो। सिविल सोसाइटी के हिसाब से बात करें तो इको कॉन्शियसनेस लाना, मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जहाँ पर इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स को बताए। तो ये सारी चीज़ें जो कि यूजुअली जिनको कोई काउंट भी नहीं करता, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। मतलब अभी तक जो हम इस पूरे महीने से आर्टिकल पढ़ते आ रहे हैं, आई वुड से दिस इज़ द बेस्ट आर्टिकल टिल द डेट नाउ, जहाँ पर पहली बार इलेक्शंस को भी इस तरीके से ध्यान में रख के बात की जा रही है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक और आर्टिकल हमारे पास है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल साइंस डे थीम के बारे में, साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, एक अंडर स्कोरर है, कहीं ना कहीं क्रिटिकल रोल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंडिया की जर्नी में, जब हम डेवलप्ड नेशन बनना चाह रहे हैं 2047 में। इंडिया का विजन है 2047। इंडिया कहीं ना कहीं अपने कमिटमेंट को दिखाता है कि उसका कैसा सस्टेनेबल प्रोग्रेस है, और ये एविडेंट है। इंडिया ने जो ग्लोबल फ्लोरा की हम बात करें, पेरिस एग्रीमेंट की बात करें, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर हमारा जो फोकस है, अगर हम उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि इंडिया कितना ज़्यादा ध्यान दे रहा है व्हेन इट कम्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे में ही इस बार जो हम साइंस डे की बात कर रहे हैं, जिसको हम डॉक्टर सीवी रमन को कमोमरेट करते हुए सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, जब भी आप साइंस की बात करते हैं, इसका फंडामेंटल बैठता है रिसर्च में। इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। हम बहुत ही कम अमाउंट यहाँ पर खर्च करते हैं व्हेन इट कम टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके लिए आई गेस ये चार्ट ही अपने आप में बहुत ज़्यादा है। हम बहुत ही कम अमाउंट यहाँ पर खर्च करते हैं जब बात आती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर। ऐसे में बहुत सारी कंट्रीज़ जो लीस्ट इन्वेस्ट करती हैं, उनका अगर डोमेन देखा जाए तो हमेशा डाउनफॉल ही देखने मिला है। एक कंसर्निंग ट्रेंड यहाँ पर रिवील हो रहा है, जहाँ पर इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो 0.8% जो जीडीपी का हुआ करता था 2008 और 9 में, वर्तमान समय में वो गिरकर केवल और केवल 0.65% रह गया है। ये जो रिडक्शन है आर&डी स्पेंडिंग में, ये एक बहुत ही ज़्यादा एप्रीहेंशन को रेज करता है, स्पेशली गिवन रिपीटेड कॉल्स फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी टू डबल दिस इन्वेस्टमेंट।
2013 में अगर हम बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसी यहाँ पर लाई गई थी, जहाँ पर बात की गई थी कि R&D जो हमारा है वो कम से कम जीडीपी का 2% होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइंस भविष्य है, राइट। ऐसे में हम जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा कॉर्नर आउट कर रहे हैं, तब प्रॉब्लम हो सकती है कि जब बहुत सारे डेवलप्ड नेशन जो कि अपनी जीडीपी का 2 से 4% केवल और केवल R&D पे खर्च करते हैं, भारत वो जगह है जहाँ पे केवल 0.6% किया जा रहा है। तो जब हम भविष्य देख रहे हैं 2047 में, ऐसे में इंडिया को एटलीस्ट आवश्यकता है कि कम से कम 1% तो आप यहाँ पर खर्च कीजिए, और जिसको जो आपका गोल होना चाहिए कि 1 से 3% तक इसे लेकर आया जा सके अंटिल 2047। क्यों? क्योंकि 2047 तक अगर भारत को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो इस फेज से इंडिया को गुजरना ज़रूरी है। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्राइवेट सेक्टर का कोऑपरेशन लाएं। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो 70% R&D इन्वेस्टमेंट केवल और केवल प्राइवेट सेक्टर से आता है। इंडियन सिनेरियो में अगर हम बात करें तो ये चीज़ हमें इम्प्रूव करनी होगी। क्यों? प्राइवेट फंडिंग्स को बढ़ाना ज़रूरी है, एक चैनल क्रिएट करना ज़रूरी है। क्या रेगुलेटरी सिस्टम होंगे, क्या रेड मैप होंगे, क्या एग्जिट ऑप्शन होंगे, जब तक हम इन सारी चीज़ों को क्लियर नहीं कर देते तब तक कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ पर आने के लिए काम नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर एक और इंस्टीट्यूशन बहुत रोल प्ले करता है, विच इज़ द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसका मुख्य काम है फाइनेंशियल चैलेंजेस जो R&D में है उनको यहाँ पर ख़त्म करना। इनिशियली 2000 करोड़ रुपीस का एनुअल बजट यहाँ पर आपको देखने मिला है। पिछले बजट जो था उससे 258 करोड़ रुपीस थोड़ा ज़्यादा देखने मिला है, विच मीन्स अगर हम बात करें अभी भी भारत में जो प्राइवेट सेक्टर्स की फंडिंग है वो हमें कम देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में आवश्यकता हो जाता है कि इंडिया एक इफेक्टिवली फंड्स को एलोकेट करें ताकि R&D के सेक्शन में काम किया जा सके। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट की। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आप R&D के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो 2023 में इस एक्ट को लाया गया था पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के द्वारा, ताकि जितना भी रिसर्च और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हैं उन्हें रेगुलेट किया जा सके इन नेचुरल साइंस विद इन द कंट्री। इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन बिल 2023। मुख्य उद्देश्य इसके अंतर्गत अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को स्टैब्लिश किया गया, जो कि एक स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में। इसके अंतर्गत अलग अलग फील्ड जैसे नेचुरल साइंसेज, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, अर्थ साइंस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज जैसी फील्ड्स को रखा गया है। ओके, जैसे ही ये एक्ट यहाँ पर आया इसने रिप्लेस कर दिया साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड 2000 एक्ट, जो कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है और कहीं ना कहीं इंडिया का डेडिकेशन भी बताता है कि वो R&D के लिए काम करेगा। हालांकि बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ बीइंग वेरी लेस। वी हैव टू सी कि किस तरीके से बजट यहाँ पर बढ़ता है ताकि कंट्री की जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो हियर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। वन क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड अदर क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द ways to believe the United Nations require reform for better represent the interest and concern of developing countries. What all you have to do, just write the answer, click the photograph and upload it on the given link below. साथ ही अगर आपको DNR से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे pragyapande@rawsacademy.in पर भेज सकते हैं. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.